Check, check. Let's start. I think I'm live. So, very good morning to all of you all. तो आज का दिन जो है वो काफी खास दिन है. जैसा आप जानते हो, आज पहली बात तो महावीर जयंती है, दूसरी बात अंबेडकर जयंती है, और तीसरी बात हमारे लॉ के रिवीजन की शुरुआत है. तो चलो एक बार एक पॉजिटिव नोट से एक बार जोरदार तालियां आप सब लोगों के लिए. जैसे आप लोग जानते हो, आज से हम लोग क्या करने वाले हैं, रिवीजन शुरू करने वाले हैं सीए फाउंडेशन लॉ का कंप्लीट सिलेबस का. एंड दिस रिवीजन इज गोइंग टू बी अ वेरी डिटेल्ड रिवीजन. शुरुआत करने वाले विद द फर्स्ट एक्ट ऑफ आवर सिलेबस, विच इज योर एंड माय फेवरेट एक्ट, विच इज नोन एज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. तो जैसे आप रूल जानते हो, सबसे पहली बात तो आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू ऑल टू प्लीज सिट स्ट्रेट लाइक गुड चिल्ड्रन. Along with that, please, if you all have the chart books, keep the chart books with you all. And along with that, चलो अगर chart book नहीं है, you can also have the main book in front of your eyes. जो भी books क्या यार, check, check. Okay, now it's clear. Okay. So yes, let's start with the revision lecture. Today's agenda would be the first 3 units of the Indian Contract Act 1872. तो कुछ instructions मैं आप लोगों को दे रही थी. I would request every one of you all to keep your chart book in front of your eyes. अगर आपके पास आपकी chart book नहीं है, it is okay. You can also have your main books with you all. But जो भी एक request है, आपने साल भर जो भी बुक में से पढ़ाई की थी उसको प्लीज अपने आंखों के सामने रखना. ओके, बिकॉज व्हेन यू ऑल आर रिवाइजिंग, आई नीड यू ऑल टू मार्क ऑल दोज पॉइंट्स विच यू ऑल आर नॉट एबल टू रिवाइज विथ मी. एंड ऐसा भी हो सकता है कुछ कुछ बातें आपने गलत बोल दी, कुछ प्रोविजन आधे याद हुए आधे याद नहीं हुए. लैग हो रहा है बार बार हेमंत, क्या यार.
check. Check. Okay. So I think everything is all right now. तो मैं यही इंस्ट्रक्शंस दे रही थी दैट आई वांट यू ऑल टू कीप योर बुक्स इन फ्रंट ऑफ योर आईज, ताकि जब हम साथ में रिवाइज करेंगे यू शुड बी नोटिंग ऑल दोज सेक्शंस विच यू आर नॉट एबल टू आंसर, या आपने जवाब दिया बट गलत था जवाब, ताकि जब आप एक्चुअली सेल्फ स्टडी के लिए बैठोगे आपको पता होना चाहिए कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है और कौन से टॉपिक्स इजीली आते हैं जिनका फास्ट फास्ट रिवीजन किया जाएगा. सो दिस शुड बी योर अप्रोच while doing this detailed revision. Of course इसके बाद और एक रिविजन होने वाला है one day before the examination, but इसके बाद और एग्जामिनेशन के पहले आपकी सेल्फ स्टडी रहेगी, और ये रिविजन आपको सेल्फ स्टडी के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि एक तो जो भी आपका नॉलेज था जो आपने सितंबर से गेन किया है उसका ब्रशिंग अप हो जाएगा, which will give you a lot of confidence in doing the self study. और सेल्फ स्टडी करते वक्त भी ऐसा नहीं होता हर टॉपिक को इक्वल टाइम देना होता है. यू हैव टू जज कि कौन सा मेरा स्ट्रेंथ है और कौन से टॉपिक मेरे वीकनेसेस है. स्ट्रेंथ पे ज्यादा फोकस करके आपको उसको टोटली थरर बनाना है, और वीकनेसेस को एटलीस्ट आपको आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना चाहिए, ताकि रीजनेबली गुड उन सेक्शंस में भी आप हो जाओ. सो दिस यू कैन डू आफ्टर दिस डिटेल्ड रिविजन, क्योंकि अब आपको एग्जैक्टली पता है कौन से टॉपिक को कम टाइम देना है और कौन से टॉपिक पे ज्यादा काम करना बचा हुआ है. यस और नो गाइस? यस. सो प्लीज एवरीवन सिट स्ट्रेट and be involved in the revision process, because you know this revision is for you and not for me. And of course, yes, virtual students, even you all can be involved in the revision process. You all can answer in the chat box. Okay, let's start. What do you mean by the word contract? हम लोग शुरू कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की. अच्छा, पहली बात तो बताइए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. ये जो एक्ट है कब से इन्फोर्स हुई है? अच्छा, 1 सितंबर 1872. सबसे पहले इस एक्ट का नाम ही है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो हम लोग इस शब्द को समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट? क्या आप बता सकते हो? एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. देखो, अग्रीमेंट दो चीजों से बनता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. जैसे कि मैंने ऑफर दिया कि क्या आप मेरी वाटर बॉटल 500 में खरीदोगे, और आपने इसी चीज के लिए एक्सेप्टेंस दे दिया. मैंने ऑफर दिया और आपने एक्सेप्टेंस दिया, हमारे बीच में हो गया एक अग्रीमेंट. बट अब देखिए, ये जो अग्रीमेंट हमारे बीच में हुआ है, अगर ये एनफोर्सेबल है बाय लॉ तो ही ये अग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि कभी कभार कुछ अग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जो अग्रीमेंट्स ही रह जाते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं. जैसे कि ऑल द सोशल अग्रीमेंट्स, ऑल द डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स, दे डोंट हैव एनी इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, एंड हेंस दे नेवर गेट कन्वर्टेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. चलो, ये तो बॉटल बेचने में और खरीदने में मेरा कमर्शियल एंगल था, इसीलिए हमारा अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बन जाएगा.
बट कल जाके चलो ऐसे ही मैं आप लोगों को बोलती हूँ, चलो अब क्लासेस खत्म हो गए, फिर अगले हफ्ते रिवीजन खत्म हो जाएगा, चलो क्लास के बाद हम लोग आइसक्रीम खाने चलते हैं। मैंने ऑफर दिया आप लोगों को, आपने ये ऑफर एक्सेप्ट भी कर लिया। अब कल जाके अगर से कुछ बच्चे नहीं आए आइसक्रीम खाने के लिए, क्या मैं उनके अगेंस्ट केस फाइल कर सकती हूँ कि मैंने आपको बोला था चलो चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं, आपने कहा हाँ मैम चलो चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं, मैंने ऑफर दिया, आपने एक्सेप्टेंस भी किया, आपने आपका वादा जो है वो तोड़ दिया है, आई विल sue यू नाउ, कैन आई sue यू? क्योंकि ये जो हमारे बीच का अग्रीमेंट था, यस दैट वाज अ social agreement. There was no intention to create a legal obligation. It did not get converted into a contract. क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, हमारे पास एक दूसरे के अगेंस्ट कोई भी लीगल राइट्स नहीं अराइज होते हैं. सो आई विल नॉट बी एबल टू sue you if you do not come for the ice cream treat. Yes or no guys? ऐसे ही एक बहुत फेमस केस लॉ हुआ था जिसका नाम है बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर. क्या नाम है बोलो तो? यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ थे और हस्बैंड की नौकरी कोई दूसरे कंट्री में लग गई, बट उसने अपने वाइफ को वादा किया कि हर महीने जो भी मेरी सैलरी आएगी उसमें से मैं कुछ तेरे लिए और अपने बच्चे के लिए ट्रांसफर करूंगा. कुछ महीने हस्बैंड ने पैसे दिए and later on he stopped sending the amount, and that is why the wife filed a case against the husband. मुझे बताओ husband and wife के बीच का जो रिश्ता होता है वो डोमेस्टिक होता है या कमर्शियल होता है? So there is no intention to create a legal obligation. तो इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, द वाइफ कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द हस्बैंड. यस और नो गाइस? वेरी गुड. कोमल, काजल, तारा, अंजलि, गुड. अन्नू, प्रियंका, सारी लड़कियां ही जवाब दे रही है. लड़कों थोड़ा शर्म करो. ओके, सो यस, यहां पे बैल्फोर, मिस्टर बैल्फोर और मिसेस बैल्फोर के बीच में जो हुआ है, दैट विल ओनली बी कंसिडर्ड एज अ डोमेस्टिक अग्रीमेंट. दिस अग्रीमेंट विल नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. तो अब आप मुझे बताओ, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों सेम है या अलग अलग है? हर कोई अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट, बट हर कॉन्ट्रैक्ट में क्या अग्रीमेंट होता है? तो उससे आप लोग मुझे बताओ विच इज अ वाइडर टर्म? अग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म, क्योंकि अग्रीमेंट कमर्शियल भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है, डोमेस्टिक भी हो सकती है. बट अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हूं, सिर्फ कमर्शियल नेचर का अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होता है. कॉन्ट्रैक्ट छोटा सा हिस्सा है और वाइडर कॉन्सेप्ट इज एन अग्रीमेंट. Agreement में there may be an intention to create a legal obligation, may not be an intention to create a legal obligation, but contract में हमेशा there is an intention to create a legal obligation. Yes or no guys? देखो, offer plus acceptance is an agreement, और यही agreement अगर enforceable by law है, it will be called as a contract. यही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए कुछ असेंशियल एलिमेंट्स का होना जरूरी है. कुछ असेंशियल एलिमेंट्स सेक्शन 10 में दिए हैं, कुछ सेक्शन 10 में नहीं दिए हैं. पहले हम ये देखते हैं कौन सी है वो चीजें जो सेक्शन 10 में नहीं दी गई है. ओके, पहली बात तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए कम से कम आपको लगेंगे 2 parties. 1 person cannot enter into a contract with himself. क्या मैं अपने साथ, खुद के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती हूं? नहीं. अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है, आई विल एटलीस्ट रिक्वायर 2 people. हाँ, 2 parties. क्या ये 2 parties नेचुरल पीपल हो सकते हैं, लाइक यू एंड मी? क्या ये आर्टिफिशियल हो सकते हैं, लाइक 1 company entered into a contract with another company? क्या कॉम्बिनेशन भी हो सकता है बिटवीन एन नेचुरल एंड एन आर्टिफिशियल पर्सन? जैसे कि
कंपनी में मैंने कुछ शेयर सब्सक्राइब किए हैं, मैं नेचुरल पर्सन, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन, हाँ या ना? कल जाके अगर मैंने 10 रुपए दिए और चिप्स का पैकेट लिया तो मेरे और वो दुकानदार के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है, बोथ आर नेचुरल पर्संस। एक कंपनी ने दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीदे, एक कंपनी ने दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीदे। इवन अ कंपनी इज अ पर्सन, अग्री, नॉट नेचुरल बट आर्टिफिशियल तो है ना, पर्सन तो है ना। तो क्या दो आर्टिफिशियल पर्सन भी एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं? लॉ मेकर कहते हैं हमें कम से कम 2 लोग चाहिए, कम से कम 2, मैक्सिमम 5 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, उस पर कोई लिमिट नहीं है। बट मिनिमम रिक्वायरमेंट इज यस, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए आपको कम से कम लगते हैं 2 लोग। नेक्स्ट, these parties must have the intention to create a legal obligation. So this is very important. आप लोग जब एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो, there should be an intention to create a legal obligation. इसका क्या मतलब होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंशिएशन के वक्त आपका अग्रीमेंट कमर्शियल नेचर का होना जरूरी है। There should be an obligation, there should be an intention to create a legal. So basically legal relationship होना जरूरी है। आपका रिलेशनशिप डोमेस्टिक या सोशल नेचर का नहीं हो सकता, इट शुड बी ऑफ अ कमर्शियल नेचर। कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ फॉर्मेलिटीज का होना जरूरी होता है। जब तक ये फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होती है तब तक आप लोगों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होता है। जैसे कि आई विल गिव यू एन एग्जांपल। यूजुअली जो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो राइटिंग में होते हैं एंड इट शुड बी डेटेड एंड इट शुड बी साइन। जब तक ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती है तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट भी एनफोर्सेबल नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए दैट द टर्म्स शुड बी सर्टेन एंड नॉट वेग। मतलब बेसिकली इट शुड बी क्लियर। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, इस टर्म को अनेक तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जा सकता है। जैसे कि अगर मैं कोई दुकान में जाती हूं और मैं कहती हूं कि भैया गिव मी 1 लीटर ऑफ ऑयल, तो अब ये जो टर्म है वेग है। जो मैं कहती हूं 1 लीटर ऑफ ऑयल, क्या वो कुकिंग ऑयल है, क्या वो हेयर ऑयल है, क्या वो मोटर ऑयल है, पता ही नहीं है। तो ऐसा जो टर्म होता है वो वैलिड नहीं होता है, और ऐसे टर्म्स के तहत आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। आपके कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स वेग नहीं हो सकते, उसको डेफिनेट मतलब क्लियर होना जरूरी है। नेक्स्ट, देयर शुड बी अ सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। व्हाट डू यू मीन बाय सर्टेनिटी ऑफ, अच्छा सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग हो गया। देयर शुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन अग्रीमेंट। तो कोई भी ऑफर जो आपने किया है जिसको परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, ऐसा ऑफर तो वैलिड नहीं होता है। और अगर ऑफर ही वैलिड नहीं होता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं हो सकता है। जैसे कि मैं आपको कहती हूं, मैं आपको 5 लाख रुपए देती हूं, मेक दिस डेड पर्सन अलाइव। कैन यू मेक अ डेड पर्सन अलाइव? दैट इज इम्पॉसिबल, इट कैन नॉट हैपन। तो ऐसे केस में हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। यस और नो गाइस? सो टर्म्स शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्मेंट। Any agreement to do an impossible act cannot be enforced. हमारे बीच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये वो सारी बातें हैं जो सेक्शन 10 में नहीं दी गई है, जनरली एक्ट में बताई गई है। बट एक सेक्शन है, सेक्शन 10, जो स्पेसिफिकली बताता है कि ये वो सारी चीजें हैं जो हमें कॉन्ट्रैक्ट में चाहिए ही चाहिए। जिसका पहला पार्ट कहता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अग्रीमेंट का होना जरूरी है।
कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ही ये कहती है. एक बार वापस से क्या आप मुझे बता सकते हो, व्हाट डू यू मीन बाय अ कॉन्ट्रैक्ट? बोलो. एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे मेन चीज जो जरूरी है, दैट्स एन अग्रीमेंट. An agreement is nothing but it is a combination of an offer and an acceptance. जब तक ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस नहीं है तब तक अग्रीमेंट नहीं होता है. एंड नो अग्रीमेंट नो कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट, पार्टीज का कंसेंट फ्री होना जरूरी है. देखो, कंसेंट का मतलब होता है मंजूरी पाना. कंसेंट का मतलब होता है मंजूरी पाना. तो पहली बात तो पार्टीज ने हाँ बोलना चाहिए, बट ये जो हाँ वो बोल रहे हैं वो दिल और जान से हाँ बोलना जरूरी है. कोई जोर जबरदस्ती या प्रेशर में आपने हाँ नहीं बोलना है. अगर आप प्रेशर में हाँ बोलते हो ना, समटाइम्स दिस प्रेशर कुड बी मेंटल, समटाइम्स दिस प्रेशर कैन बी फिजिकल, तो ऐसा माना जाएगा आपने हाँ तो कह दिया है बट आपका कंसेंट फ्री नहीं है. यूजुअली कंसेंट इज नॉट फ्री व्हेन इट इज कॉज्ड बाय कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक. ऐसे केसेस में भी आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है. आगे हम लोग देखने वाले हैं जहां पे मैं आपको बताने वाली हूं, ऐसे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है. बट जो भी है अभी के लिए ये समझ लो, पते की बात ये है, अगर आपका कंसेंट फ्री नहीं है, आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, वो वॉइडेबल है. बट अभी तो हम लोग क्या देख रहे हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा? तब होगा जब दोनों भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज का कंसेंट फ्री होगा. एक तो आपने हां बोला है और पूरे दिल से, मन से आपने हां बोला है, क्योंकि आप भी चाहते हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो. किसी के दबाव में आके आपने हां नहीं बोला है, तो ही आपका कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट, देयर शुड बी कैपेसिटी of the parties to enter into a contract. कब माना जाएगा that you have the capacity to enter into a contract? When the parties are major, sound mind and not disqualified by law. तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट को एंटर कर रहे हैं, पहली बात तो उनको मेजर होना जरूरी है. मेजर मतलब you have completed 18 years of age. साउंड माइंड, साउंड माइंड मतलब नॉट अनसाउंड माइंड, मतलब बेसिकली यू आर इन अ पोजिशन टू जज आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गुड है, क्या बैड है. ऐसा अगर आपका पोजिशन है तो माना जाएगा आपका माइंड साउंड है. और साउंड माइंड का रहते हो आप, तभी आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हो. इसमें डिटेल में हम लोग यूनिट 3 में चर्चा करने वाले हैं, जो मोस्टली आज ही होने वाला है. And of course, you should not be disqualified by law. कुछ लोग होते हैं जो स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड होते हैं बाय लॉ, जिनको हमने पावर ही नहीं दिया है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने का. जैसे कि कोई मुजरिम, अ कॉन्विक्ट. मुजरिम को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? अ कॉन्विक्ट. जब तक उसकी सजा चालू है वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता. अलॉन्ग विद दैट, अ पर्सन हु इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट ऑल्सो कैन नॉट एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए कंसिडरेशन का होना जरूरी है. नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न. इसी का एक लैटिन वर्ड है जिसको हम क्या कहते हैं? क्विड प्रो क्यो. अब देखो, मतलब दोनों पार्टी से कुछ जाना जरूरी है और दोनों पार्टीज को इन रिटर्न कुछ मिलना जरूरी है. नो कंसिडरेशन, वेरी गुड. कंसिडरेशन होना तो जरूरी है, बट क्या आपका कंसिडरेशन लॉफुल होना भी जरूरी है. सो अगर कल जाके मैंने कोई घर खरीदा है, आई कैन नॉट गिव कोकेन ड्रग्स in consideration of the house that I am purchasing. कोकेन में डील करना क्या लीगली अलाउड है? It is forbidden by law.
ये कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। कंसिडरेशन तो लॉफुल होना जरूरी है। अलोंग विद दैट आपका कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब पर्पस, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या बोलो तो पर्पस, ये पर्पस भी वैलिड होना जरूरी है। तो जैसे कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया सी का मर्डर करने के लिए, इनके जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव है क्या वो अलाउड है? मर्डर करना क्या अलाउड है? क्या ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है? तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, मतलब इट्स नॉट एनफोर्सेबल। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है मतलब क्या है? इट्स नॉट एनफोर्स। कल जाके ए ने सी का मर्डर कर भी लिया और बी ने पैसा नहीं दिया, क्योंकि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था ना सी का मर्डर करने के लिए। तो ये ए जो गुंडा है उसने सी का मर्डर कर भी लिया और बी ने पैसे नहीं दिए, ए कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकता है दरवाजा खटखटाते हुए, हे जज साहब देखो मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, इसने मुझे मर्डर करने बोला था, मैंने मर्डर किया बट मेरे 5 लाख रुपए नहीं दिए। जज साहब बोलेगा बेटा इधर आ जा पहले तो, है ना? तो ये चीज अलाउड नहीं है। सो योर ऑब्जेक्टिव ऑल्सो हैज टू बी लॉफुल इन नेचर। यस और नो गाइस? एंड ऑफ कोर्स यस, आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए विच हैज एक्सप्रेसली बीन डिक्लेयर्ड एज वॉइड। कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो लॉ मेकर ने एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर किए हैं, जैसे कि ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेज, doing anything that is opposed to public policy, doing anything that is forbidden by law। आज ही होने वाला है ये, यूनिट नंबर 3 के रिवीजन में कवर अप हो जाने वाला है। कुछ अग्रीमेंट्स लॉ मेकर ने ही void डिक्लेयर कर दिए, void मतलब इनवैलिड। सो ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकते हैं, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट्स बन ही नहीं सकते हैं। सो ये सारी की सारी चीजों का होना जरूरी है अगर आप चाहते हो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहे, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वेरी गुड। सो वापस से लास्ट बार मुझे बता दो कितने पार्टीज लगते हैं साथ साथ में? क्या ऑफर और एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है? क्या लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना जरूरी है? अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वो टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कुछ फॉर्मेलिटीज का होना जरूरी है, क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड रहेगा जब आपने वो फॉर्मेलिटीज पूरी की है? अलोंग विद दैट शुड देयर बी सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, हाँ या ना? इनफैक्ट सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए एंड अलोंग विद दैट और एक पॉइंट था, देयर शुड ऑल्सो बी मीटिंग ऑफ माइंड्स, consensus at it. You should be thinking about the same thing in the same sense at the same time. There should be a possibility of performance. Consent क्या free होना जरूरी है? क्या consideration का होना जरूरी है? क्या consideration lawful होना जरूरी है? क्या object lawful होना जरूरी है? क्या parties में capacity होनी चाहिए to enter into a contract? And lastly, it should not be expressly declared as void. Yes or no, guys? तो यूनिट नंबर 1 का फर्स्ट चार्ट कंप्लीट हुआ है। लेट्स मूव ऑन टू चार्ट नंबर 2, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। क्या आप मुझे ये 5 टाइप्स बता सकते हो? बोलो। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, voidable contract, illegal contract and unenforceable contract। एक एक करके मैं एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आप लोग एंड में रिवीजन करना है इसका वापस से, जैसे हमने ये लास्ट चार्ट का किया था। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हर वो एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट है जो प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब 2 पार्टीज है, कैपेसिटी है, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, लीगल ऑब्लिगेशन है, लॉफुल कंसिडरेशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, वगैरह वगैरह वगैरह, जो अभी हमने जस्ट रिवाइज किया है ना। हर वो कोई चीज जो लॉ मेकर ने कही है जो प्रेजेंट होनी चाहिए वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, तब आपके कॉन्ट्रैक्ट को माना जाएगा एज इफ इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड जो है दैट्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। A void contract is a contract which ceases to be enforceable by law
and it will become void when it ceases to be enforceable. So basically जब आपने दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था तब वो वैलिड था, बाद में ऐसी कोई घटना हो गई जिसकी वजह से आज उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। तो ये जब से परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है तब से माना जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया है एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि हमने से 5 अप्रैल को कुछ घर को बेचने को और खरीदने को कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, बट परफॉर्मेंस होने वाला था 20 अप्रैल को। कॉन्ट्रैक्ट कब एंटर किया? 5 अप्रैल। परफॉर्मेंस कब है? 20 अप्रैल। बट अनफॉर्चुनेटली कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के बाद और परफॉर्मेंस के पहले नेबरहुड में बड़ी आग लग गई और हमारा घर भी डिस्ट्रॉय हो गया। अगर घर ही नहीं है, क्या 20 तारीख को हम घर बेच पाएंगे? अरे सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। जिस दिन आग लगी और घर डिस्ट्रॉय हुआ उस दिन से उस कॉन्ट्रैक्ट को माना जाएगा एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ऑफ कोर्स कुछ एडवांस वगैरह दिया हो तो वो आपको वापस मिल जाएगा, बट अब ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। पहले था बट अब नहीं रहेगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और एक चीज होती है वॉइड अग्रीमेंट। वॉइड अग्रीमेंट वो तो होता है वॉइड एब इनिशियो। क्या वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है? तो ना कभी वो कॉन्ट्रैक्ट था, ना है और ना कभी होगा। वो पहले से ही वॉइड एब इनिशियो, पहले से ही वॉइड था। हाँ या ना? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? एबल टू बी वॉइड, नाम में लिखा है वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट, एबल टू बी। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट विच इज एबल टू बी वॉइड इज नोन एज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सो बेसिकली ये वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें पार्टीज का कंसेंट फ्री। तो जो अग्रीव पार्टी होती है ना, जिसके साथ गलत हुआ है, उसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है, एबिलिटी है उसमें वॉइड होने की, बट दैट विल डिपेंड कि अग्रीव पार्टी ने एक्शन लिया है या गलत सहा है। अगर वो गलत सह लेता है तो लॉ मेकर कहेंगे अगर आप अपने लिए नहीं बोल सकते तो हम क्यों आपके लिए लड़े। द कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर वो पार्टी ने अपनी आवाज रेस की तो लॉ पूरा आपके सपोर्ट में है और हम वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड मान लेंगे। हाँ या ना? सो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट विच इज एबल टू बी वॉइड इज नोन एज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। What do you mean by an illegal contract? ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसका ऑब्जेक्टिव इलीगल है इज नोन एज एन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। एन अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कोई टेक्निकल डिफेक्ट है। जैसे ही आप वो टेक्निकल डिफेक्ट को करेक्ट कर लेते हो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा बन जाएगा? एनफोर्सेबल बन जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको चेक दिया, लिख दिया पे टू आपका नाम, अ सम ऑफ ₹1 लाख, वर्ड्स में, फिगर में, डेट लिख दी, साइन ही नहीं किया, क्या आप ये चेक को एनफोर्स करा पाओगे? अनएनफोर्सेबल है। बट जैसे ही मैं साइन कर देती हूँ क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो जाएगा? सो अब बताओ मुझे, आप बताओ, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स 5 टाइप्स में डिवाइडेड है। कौन से है ये 5 टाइप्स? वेरी गुड, क्या बात है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स: एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट एंड ई कॉन्ट्रैक्ट्स। सबसे पहली बात तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस मतलब शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, शब्दों का इस्तेमाल या तो इन राइटिंग या तो ओरली। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को कहते हैं एज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। बट बहुत बार जब कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं इट इज बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है।
ये कॉन्ट्रैक्ट या तो हो सकते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स या तो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स. जब टर्म्स एंड कंडीशंस आर नोन, it's a tacit contract. Very good. But when terms and conditions are not known, it's a implied contract. Quasi contract is a contract which is created by operation of law. ऐसा नहीं हुआ था कि दो पार्टीज मिली थी और कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था. कभी कभार लॉ आपके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस इंपोज करता है. ऑफ कोर्स जब लॉ आपके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस मतलब जिम्मेदारी इंपोज करता है, वो आपको कुछ राइट्स भी देता है. ओके, तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसको कहते हैं एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. लॉ क्रिएट्स सच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड यू नो puts certain obligations and gives you certain rights on the same contract. Such contracts are known as quasi contracts. यूनिट 6 इसी के ऊपर है. और एक लास्ट है ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स. इलेक्ट्रॉनिक मतलब बदलते वक्त के साथ हमने हमारे कानून को भी बदला है और कहा है अगर आप चाहो इलेक्ट्रॉनिक मींस के तहत भी कॉन्ट्रैक्ट को एंटर कर सकते हो. इलेक्ट्रॉनिक मींस के तहत अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को एंटर किया, सच कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी रिगार्डेड एज ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स. यस और नो गाइस? यस. तो चलो बताओ, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स. व्हाट आर द 5 टाइप्स? बोलो. Very good. On the basis of performance, contracts are divided into 2 types. Executed contract and executory contract. Executed contract मतलब जिसकी जो जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी उसने निभा ली है, परफॉर्म कर ली है. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स. और दो पार्टीज में से किसी पार्टी ने परफॉर्म किया है, किसी का परफॉर्मेंस बचा हुआ है या दोनों का भी बचा हुआ है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को कहते हैं एज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स. ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स या तो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं या तो फिर बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं. अगर एक आधी पार्टी ने परफॉर्म किया है और दूसरे का परफॉर्मेंस पेंडिंग है, इट्स अ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. दोनों का भी पेंडिंग है, bilateral contract. तो बताओ, on the basis of performance contracts are divided into 2 types. और executory के 2 बच्चे बताओ. Unilateral. Very good. Differentiation, please do it as homework between void and voidable, between void agreement and illegal agreement. Next chart number 1.3. ऑफर से रिलेटेड है. ऑफर मैंने आपको कहा ना अभी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए क्या ऑफर और एक्सेप्टेंस होना जरूरी है. इसी ऑफर के बारे में हम चार्ट नंबर 3 में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज एसेंट टू डू और नॉट डू समथिंग. Okay, to not do something means abstain from doing something with a view to obtain the consent of the other person. It will be said that he has made an offer or a proposal as the case may be. यही offer के बहुत सारे types है. There are 5 types of offer. क्या आप लोग मुझे ये बात बता सकते हो कि types क्या है offer के? बोलो. Special offer, cross offer, काउंटर ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर. अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ फिर एंड में वापस आप बताना. पहली बात तो जनरल ऑफर, कोई भी ऑफर जो दिया गया है टू द पब्लिक एट लार्ज इज नोन एज अ जनरल ऑफर बिकॉज दिस ऑफर इज मेड टू द पब्लिक एट लार्ज. एनी पर्सन हु विशेस टू कैन एक्सेप्ट सच एन ऑफर. एनी पर्सन who wishes to can accept such an offer. Special offer क्या होता है? ऐसा कोई offer which is made either to a specified person or to a specified group of person is known as a specific offer. हाँ, special offer या तो फिर specific offer. हमने general offer में एक बहुत famous केस लॉ भी देखा था
क्या आप मुझे वो केस लॉ का नाम बता सकते हो? बोलो। वेरी गुड। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस। वेरी गुड वर्चुअल स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे हमने देखा था कि न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दी थी कि ये जो स्मोक बॉल्स आप कंज्यूम करोगे उसके बाद किसी को भी इन्फ्लुएंजा नहीं हुआ होगा, बट यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। कार्लिल ने मेडिसिन ली, इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए, बट इन स्पाइट ऑफ दैट शी कॉट दैट इन्फ्लुएंजा, मतलब शी गॉट अफेक्टेड। सो शी फाइल्ड अ केस, सेट अभी मुझे मेरे जो आप पैसे क्लेम कर रहे थे वो दे दो, क्योंकि आपकी कही गई बातें गलत है। तो कंपनी कहती है हमने तो ऑफर जो दिया था आपको दिया ही नहीं था, तो आप एक्सेप्टेंस कर ही नहीं सकते हो। बाद में डिसाइड हुआ था कि न्यूज़पेपर में जो बातें लिखी गई थी वॉज कंसिडर्ड एज अ जनरल ऑफर। सो एनीवन from the public at large was free to accept that offer. Yes or no, guys? Cross offer. Two identical offers get exchanged with each other, obviously in ignorance of the other party's offer. Such an offer is known as a cross offer. ओके, क्रॉस ऑफर एक्सचेंज होने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, क्योंकि दोनों पार्टीज ने जो दिया है वो ऑफर ही दिया है। अग्रीमेंट तो तब बनेगा ना जब ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलेगा। यहां पे तो इसने भी ऑफर दिया है और उसने भी ऑफर दिया है। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है तब तक ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, तब तक अग्रीमेंट नहीं होगा, तब तक कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगा। काउंटर ऑफर का क्या मतलब होता है? ऑफर के बदले में ऑफर देना इज नोन एज अ काउंटर ऑफर। वापस से बोलो तो, ऑफर के बदले में ऑफर देना इज नोन एज अ काउंटर ऑफर। एंड स्टैंडिंग ऑफर का मतलब होता है एन ऑफर विच रिमेन्स ओपन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज अ स्टैंडिंग ऑफर। जैसे कि टेंडर्स इनवाइट करना for supply of goods is a standing offer which is open for a particular period of time. अब बताओ what are the 5 types of offer? बोलो। Counter offer. Which offer is given to the public at large? To a specified group of people. Offer के बदले में offer? Offer that remains open for a large period of time, and two identical offers they get exchanged as known as a cross offer. Wonderful. What are the essential elements of a valid offer? तो अब कोई भी ऑफर वैलिड होने के लिए कुछ essential elements का होना जरूरी है। पहली बात तो जो बहुत ऑब्वियस है, आपका ऑफर है ऐसा होना चाहिए विच शुड हैव द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल ऑब्लिगेशन। कुछ सोशल या डोमेस्टिक नेचर का ऑफर है, कभी भी आपका ऑफर को एक्सेप्टेंस भी मिल गया ना तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि वो क्या रह जाएगा? अग्रीमेंट रह जाएगा। दैट विल नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू एन। वेरी गुड। सेकेंड, आपका ऑफर सर्टेन होना जरूरी है। It cannot be vague. It cannot be undefined. वो डेफिनेट होना जरूरी है, नहीं तो आपका ऑफर वैलिड नहीं हो सकता है। आपका ऑफर ही को कम्युनिकेट होना वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पे भी एक केस किया था, बोलो ना, लालमैन शुक्ला वर्सेस। यस, यहाँ पे अगर शुक्ला जी को ऑफर ही कम्युनिकेट नहीं हुआ है तो जो ऑफर आपको कम्युनिकेट नहीं हुआ है उसका एक्सेप्टेंस भी आपको नहीं मिल सकता। यस और नो गाइस? जब कभी भी आप ऑफर देते हो इट शुड बी विद द इंटेंशन ऑफ ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपने सिर्फ आपके इंटेंशंस बताए हैं कि मैं सोच रही हूं कि क्या मैं ये बॉटल 500 में बेच दूं। यहां पे मेरा सोचना क्या ऑफर बन जाएगा? नहीं।
जब मैं कहती हूँ कि क्या आप ये वाटर बॉटल 500 में खरीदने के लिए रेडी हो, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑफर बिकॉज माई इंटेंशन इज टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन एंड टू ऑब्टेन योर कंसेंट. मेरा सोचना विल नॉट मीन मेरा ऑफर देना. अरे हाँ है ना. योर ऑफर कैन ऑल्सो बी कंडीशनल. याद रखना, ऑफर कंडीशनल हो सकता है. एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, बट ऑफर कैन बी कंडीशनल इन नेचर. यस और नो गाइस. तो अगर मुझे मेरा घर रेंट पे देना है, मैं कंडीशन डाल सकती हूँ, आई विल गिव माई हाउस ऑन रेंट ओनली टू अ वेजिटेरियन फैमिली. मेरा घर, मेरी मर्जी, मेरी इच्छा. हाँ है ना. ऑफर कैन बी कंडीशनल. ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच विल अमाउंट टू एक्सेप्टेंस. आपने अगर एक हफ्ते के अंदर रिप्लाई नहीं किया तो मैं मानूंगी आपने ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस दे दिया है. क्या ये सही होगा? ऑफर कैन ईदर बी स्पेसिफिक, इट कैन बी जनरल. ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम एन इन्विटेशन टू एन ऑफर. हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इन्विटेशन टू ऑफर जब आप देते हो, इन्विटेशन टू ऑफर जब आप देते हो, आप क्या कर रहे हो? Yes, you are inviting offers. So basically आप कुछ terms and conditions बताते हो with an intention to negotiate. Invitation to offer के बदले में जो मिलता है that's an offer, और offer के बदले में जो मिलता है that is acceptance. जैसे कि when I display goods in a shop, a self-service shop, that is an invitation to an offer. जब कस्टमर आता है, कुछ कुछ गुड्स पिक करता है और कैश काउंटर में जाता है, तब वो ऑफर कर रहा है इन गुड्स को खरीदने के लिए. और जब काउंटर वाला बंदा कहता है ये सामान अगर आपको खरीदना है तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, और आप हाँ कहते हो, तब आप लोगों के बीच में होगा ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. डिस्प्लेइंग द गुड्स इज एन इन्विटेशन टू एन ऑफर. जब आप होटल में जाते हो और मेन्यू कार्ड में बहुत सारे आइटम्स और उसका प्राइस लिखा होता है, दैट इज ऑल्सो एन इन्विटेशन टू एन ऑफर. से 20 तारीख को पुणे में एंटिक पेंटिंग्स का ऑक्शन हो रहा है, इसका मैंने ऐड डाला. दिस ऐड विल ऑल्सो बी एन इन्विटेशन टू एन ऑफर. ऑक्शन में जब लोग आएंगे, एक्चुअली बिड करेंगे, दैट इज एन ऑफर. और जब ये बिड एक्सेप्ट होगा, दैट विल बी एन एक्सेप्टेंस टू द ऑफर विच विल टर्न इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. हाँ. So this was about an offer. Next, chart number 1.4, which is relating to acceptance. अच्छा, जो ऑफर देता है उसको क्या कहते हैं? ऑफरर. और जिसको ऑफर दिया गया है उसको कहते हैं एज द ऑफर. तो अब देखो, once the offeree accepts the offer, he will be called as the acceptor. और एक बार ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया, सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है. अब इसका रेवोकेशन पॉसिबल नहीं है. इसी एक्सेप्टेंस को वैलिड बनाने के लिए कुछ लीगल रूल्स को कंप्लाई करना जरूरी है. जैसे कि सबसे पहला पॉइंट कहता है, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन only by that person to whom the offer was made. जनरल ऑफर है तो सवाल नहीं उठता है, बट अगर स्पेशल ऑफर है, ओनली दैट पर्सन कैन एक्सेप्ट द ऑफर टू whom to whom the offer was made. हाँ या ना. आपका एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल होना जरूरी है. एब्सोल्यूट मतलब जैसा ऑफर था वैसा ही एक्सेप्टेंस होना चाहिए.
कोई टर्म्स एंड कंडीशंस आप नहीं डाल सकते। एक्सेप्टेंस हो गया, क्या कम्युनिकेट करना जरूरी है? याद कीजिए, वो रेलवे ऑफिसर को हमने कोल खरीदने के लिए ऑफर दिया था, उसने एक्सेप्टेड लिख दिया बट ड्रॉअर में ही लेटर को रख दिया, वो लेटर कभी पोस्ट हुआ ही नहीं। क्या एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुआ है? अगर एक्सेप्टेंस ही कम्युनिकेट नहीं हुआ है तो अब मुझे आप बताओ क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? जैसे ऑफर कम्युनिकेट होना जरूरी है, एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होना जरूरी है। अगर आपने कोई मोड प्रिस्क्राइब किया है, एक्सेप्टेंस शैल बी गिवन इन दैट मोड ओनली। कोई मोड नहीं है तो रीजनेबल मोड, कोई टाइम दिया है तो एक्सेप्टेंस शैल बी डन ओनली इन दैट प्रिस्क्राइब टाइम। अगर प्रिस्क्राइब टाइम नहीं है, रीजनेबल टाइम में एक्सेप्टेंस पाना जरूरी है। योर साइलेंस कैन नॉट बी रिगार्डेड एज योर एक्सेप्टेंस। एंड लास्ट, एक्सेप्टेंस या तो एक्सप्रेस हो सकता है या तो कभी कभार इम्प्लाइड भी हो सकता है। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल एक कूली आया, उसने आपका सामान उठा लिया, आपने उसको रोका नहीं, there is an implied acceptance to the offer that he made to keep your luggage in your car from the railway. Yes or no guys? अरे बोलो ना, तो बताओ क्या एक्सेप्टेंस वही पर्सन कर सकता है जिसको ऑफर दिया है? क्या एक्सेप्टेंस कंडीशनल हो सकता है? एक्सेप्टेंस क्या कंडीशनल हो सकता है? एक्सेप्टेंस हैज टू बी एब्सोल्यूट एंड क्या एक्सेप्टेंस इंप्लाइड हो सकता है? इंप्लाइड एक्सप्रेस भी हो सकता है। ऑफर कौन देता है? ऑफरर। किसको देता है? ऑफर ही एक बार ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया, ही विल बी नोन एज द एक बार ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया, बस बूम बूम ब्लास्ट। अब इस ऑफर को आप रिवर्क, now you will have to comply whatever you had promised in that contract. Yes or no guys? Communication of offer, communication of acceptance, revocation of offer and revocation of acceptance. सबसे पहले communication of offer. कब माना जाएगा कि आपका ऑफर कम्युनिकेट हुआ है? जब आपका मैसेज एक्चुअली ऑफरी के पास पहुंचता है तो माना जाएगा आपका ऑफर कम्युनिकेट हुआ है। वापस से, व्हेन विल इट बी कंसिडर्ड दैट द ऑफर हैज बीन कम्युनिकेटेड? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफर। ऑफरिंग मीन्स दैट पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। सो व्हेन योर ऑफर कम्स टू द नॉलेज of the offeree, it will be said as if the offer has been communicated. कब माना जाएगा आपका एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुआ है? इसके दो बच्चे हैं, as against the offeror and as against the offeree. As against the offeror, जैसे ही ऑफरी ने एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर दिया, वेरी गुड, सो दैट इट इज आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द ऑफरी, इट विल बी कंसिडर्ड दैट द acceptance has been communicated to the offeror. And as against the offeree, माना जाएगा कि उसका एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुआ है जब एक्चुअली एक्सेप्टेंस का लेटर ऑफरर के पास पहुंचता है। हाँ या ना? वंडरफुल। तो अब सवाल ये होता है, इसी ऑफर को या इसी एक्सेप्टेंस को रिवोक कब तक किया जा सकता है? पहले, व्हेन कैन द ऑफर बी रिवोक्ड? ऑब्वियसली बात है, बूम बूम ब्लास्ट होने के पहले, मतलब ऑफर को एक्सेप्टेंस मिले उसी के पहले आपका ऑफर रिवोक होना जरूरी है। तो अब देखो, ऑफर किसने दिया है? ऑफरर ने।
उसके लिए एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होता है जब ये बंदा एक्चुअली एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट करता है। तो इसने एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट किया, उसके पहले मेक इट श्योर आपका ऑफर का रेवोकेशन का लेटर इस बंदे तक पहुंच जाए, हाँ या ना? और एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकता है? देखो, ऑफरी ने जब एक्सेप्टेंस का लेटर दिया, इसके पास पहुंचने के पहले यू मेक इट श्योर आपका एक्सेप्टेंस का रेवोकेशन का लेटर पहुंच जाए, हाँ या ना? पक्का? वंडरफुल। और लास्ट पॉइंट है जो कहता है ऑफर कब कब रिवोक होता है। 1 बाय नोटिस, 2 समय खत्म हो चुका, एक कंडीशन थी जो आपको पहले पूरी करनी थी, वो आपने पूरी करी नहीं, तो आपके लिए ऑफर लैप्स हो जाएगा। पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, उस पर्सन की डेथ हो गई या वो इनसेन हो गया, नाउ ही कैन नॉट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, और कोई और परफॉर्म करे वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ऑफर के बदले में ऑफर मिला तो प्रीवियस ऑफर लैप्स हो जाएगा। ऑफर अगर एक्सेप्ट नहीं होता है तो ऑफर लैप्स हो जाता है, और सब्सिक्वेंटली कुछ इलीगैलिटी आ गई तब भी आपका दिया गया ऑफर लैप्स हो जाता है, हाँ या ना? सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 1। एक बार जोरदार ताली आप लोग सब। बहुत ही अच्छे से आपने यूनिट नंबर 1 का रिवीजन किया है। आई थॉट दैट यू ऑल माइट हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग, बट आज का रिवीजन देख के मुझे ऐसे काफी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि याद है सब कुछ, और जवाब भी दे पा रहे हो, आप अच्छे से जवाब दे पा रहे हो। ऐसा भी नहीं है कुछ गलत जवाब दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, जवाब दे तो रहे हो और एकदम सही जवाब भी दे रहे हो। सो आई थिंक दिस वॉज मिसिंग, दिस रिविजन पार्ट। इसी से आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होगा। जो कुछ भी आपने क्लास में किया है, अब रिवाइज होने की वजह से आपको अपने आप से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये सब्जेक्ट अचीवेबल है। देखो, लॉ सब्जेक्ट इज नॉट लाइक अकाउंट्स, इट्स नॉट लाइक मैथमेटिक्स। हर रोज जब से क्लासेस शुरू हुई है से क्लासेस के लास्ट दिन तक आपने नई चीजें सीखी है। ऐसा कुछ भी नहीं था जो हमने रिपीट किया है। अकाउंट्स में कैसा होता है, 90% एडजस्टमेंट सेम होती है, वो 1-2 एडजस्टमेंट्स होती है जो नहीं होती है। तो हर रोज आपके बाकी के एडजस्टमेंट्स तो रिपीट होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, जब तक वो चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है। और प्लस ये तो प्रैक्टिकल पेपर है अकाउंट्स, मैथ्स भी, तो आप खुद इन्वॉल्व रहते हो, तो क्या हो जाता है, इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है और ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस भी आता है, क्योंकि पुरानी सारी बातें पहले रिवाइज होती है, फिर नई एडजस्टमेंट आती है। बट ये सब्जेक्ट जो लॉ का है, फर्स्टली इट्स अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, एंड सेकेंडली कंटेंट दैट इज टॉट इज न्यू एवरी डे। हर रोज आप नई चीजें ऐड करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। तो क्या हो जाता है, बच्चों को एक समय बाद लगने लग जाता है पता नहीं जो पहले दिन किया था वो याद आएगा या नहीं आएगा। बट बिलीव मी, हमने इंडियन सिस्टम में 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की है। नोबडी कैन चैलेंज आवर ब्रेन्स। हम लोग, हमारी ब्रेन इतनी डेवलप हो चुकी है कि हम लोग को कितना भी कंटेंट दे दो हम सब कुछ याद कर सकते हैं। हमारा सिस्टम ही ऐसा है। तो अगर आप देखोगे एन इंडियन चाइल्ड एंड अ फॉरेन चाइल्ड कभी इतना कंटेंट नहीं ले पाएगा, बट आप में वो कैपेबिलिटी है। यू जस्ट हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। अगर आप पहले ही हिम्मत हार जाओगे, नोबडी कैन हेल्प यू। एटलीस्ट किसी और पे नहीं, खुद पे तो भरोसा रखो। और किसी पे तो नहीं, खुद पे तो आपको भरोसा रखना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आपने अपने आप पे भरोसा नहीं रखा तो आप क्या उम्मीद करते हो, क्या दुनिया आप पे भरोसा करेगी? नहीं, दुनिया तो पहले बोलने के लिए रेडी है कि भाई ये क्या करेगा, सीए, इसकी औकात नहीं है। वी हैव टू प्रूव देम रॉन्ग। फॉर दैट वी नीड टू टेक सर्टेन करेक्ट स्टेप्स। और आज आप लोग जानते हो अब अप्रैल का आधा महीना है, मई का पूरा महीना है और जून के कुछ दिन है आपके पास। सो टुडे आई थिंक वुड बी द डे when you all are supposed to make a nice timetable that how you are going to plan these few days that are remaining for the examination. अभी भी अगर आपने टाइम टेबल बनाया
और डेडिकेटेडली वो टाइम टेबल को फॉलो किया, बिलीव मी you will be able to clear with good numbers in the examination. But now this sincerity should come. अभी तक मस्ती की कर ली, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये दिन जो है वो ज्यादा प्रेशियस है as compared to those days. Now your examinations are coming on head, so you have to feel the heat of the competition in a good way and start studying and motivate yourself and others also to study. Those बनाए हैं, now use them for your good and their good together. We have to clear in the first examination, and that is why these detailed revision lectures are being conducted, so that you feel motivated. और कल जाके जब आप सेल्फ स्टडी करोगे, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सब्जेक्ट से कुछ कनेक्शन ही नहीं है. मुझे पता था कि आप सेल्फ स्टडी भी करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो एग्जाम्पल्स याद आएंगे या वो वीडियोस याद आएंगे, या जो भी मैंने एग्जाम्पल लिया था जैसे डोमेस्टिक अग्रीमेंट का, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, वो सब याद आएगा. मेरे को कॉन्फिडेंस था, बट मैं चाहती थी वो कॉन्फिडेंस आप फील करो, और इसलिए मैंने सोचा लेट्स टेक अ रिविजन क्लास कंप्लीटली आफ्टर द सिलेबस गेट्स ओवर. तो आज के बाद आप खुद, आज के बाद या तो फिर मैं कह सकती हूँ वो 7 days बाद जब रिविजन क्लासेस खत्म हो जाएगी, यू विल योर सेल्फ अंडरस्टैंड द डिफरेंशिएशन between till yesterday and after these 7 days. अब जब आप सेल्फ स्टडी करने की शुरुआत भी करोगे ना, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आप लोगों को आएगा, मजा आ जाएगा पढ़ने में. ऐसा लगेगा हाँ ये भी आता है, वो भी आता है, ये तो किया ही है, वो तो आता ही है. ऑटोमेटिकली आप खुद सेल्फ मोटिवेट होते रहोगे. देखो दूसरा बंदा मोटिवेट करता है, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता वो मोटिवेशन रहता है. जो मोटिवेशन एंड तक लास्ट करता है इज सेल्फ मोटिवेशन. एंड फॉर गेटिंग दिस सेल्फ मोटिवेशन, दिस रिविजन was really very important, and that is why I told you all that this revision is very important and you need to be present in this revision. अगर रिविजन नहीं करोगे, लॉ सब्जेक्ट से ऐसा आपको लगेगा कि आपका कनेक्शन ही टूट गया है, बिकॉज एवरी डे इन दैट क्लास ऑफ say 110 days you learned new things every day. अब सोचो यूनिट 1 जो था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसको मेरे को 15 दिन लगे थे सिखाने के लिए, 15 days ओनली फॉर यूनिट 1, जो अभी हमने कुछ 1-1.5 घंटे में रिवाइज किया है. आप सोचो 15 घंटे हमने डाले थे उस चैप्टर में. तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप सब कुछ भूल गए हो. कंटेंट आपने तभी अच्छे से सीख लिया था, समझ लिया था, सिर्फ जो जरूरी था, जो मैंने सेशन के स्टार्ट में कहा था, दैट वाज ब्रशिंग अप ऑफ द नॉलेज. धूल बैठ गया था उसके ऊपर, बस उसको हमने क्लीन किया है, हटा दिया है, ताकि अब सब कुछ पहले जैसा फ्रेश हो जाए. और ये तो रिवीजन है, बट अभी ऐसा थोड़ी ना है कि साथ छोड़ दूंगी. रिवीजन के बाद टेस्ट भी होगा, और टेस्ट के बाद 1 day बिफोर रिवीजन भी होगा. तो बहुत कुछ होने वाला है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता ही चले जाएगा. आज आप ये रिवीजन क्लास में जवाब दे पा रहे हो क्योंकि आपके वो 15 दिन की मेहनत थी चैप्टर 1 की. अगर तब आप मेहनत नहीं करते तो आज आप रिवीजन में कुछ नहीं बोल पाते, बस ऐसे ही पड़े रहते. मैम क्या चाइनीज या जापानीज में बोल रही है उसको ही पता. बट अगर आप इन्वॉल्व्ड हो, आप अगर जवाब दे पा रहे हो, और आपके जवाब अगर सही है, मतलब आपने अपने आप को जस्टिस दिया है, और मैंने इस सब्जेक्ट को जस्टिस दिया है. सो आई एम फीलिंग हैप्पी, क्योंकि आपके चेहरे से ही समझ में आ जाता है, बॉडी लैंग्वेज से, कि बच्चे को समझ में आ रहा है, जवाब दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है. सो आई एम फीलिंग गुड टुडे दैट यस यू आर इन अ पोजिशन टू गिव द आंसर्स. वेरी गुड, वंडरफुल. आगे आते हैं यूनिट नंबर 2. आई थिंक हम लोग सिर्फ यूनिट 2 ही आज रिवाइज कर पाएंगे. वो टेक्निकल इशू की वजह से 15-20 मिनट मेरे रह गए. ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि यूनिट 3 काफी बड़ा है ना, वो रिवाइज नहीं हो पाएगा आज, कल करना पड़ेगा रिवाइज यूनिट नंबर 3. चलो यूनिट नंबर 2 दैट इज रिलेटिंग टू कंसिडरेशन. क्या आप लोग मुझे बता सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय कंसिडरेशन? समथिंग इन रिटर्न.
समथिंग इन रिटर्न को ही क्या कहते हैं? क्विड प्रो क्यो in Latin. So consideration is one of the essential elements of a valid contract. No consideration. अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता. एक तो कंसिडरेशन होना जरूरी है, एंड प्लस योर कंसिडरेशन शैल ऑल्सो बी लॉफुल इन नेचर. यही कंसिडरेशन वैलिड होने के लिए कुछ लीगल रूल्स का होना जरूरी है. 1. The consideration must move at the desire of the promisor. Consideration must move at the desire of the promisor. So, consideration must be offered, and this consideration that is being offered, it shall move at the desire of the promisor. तो मैं कह रही हूं कि मैं चाहती हूं इस बॉटल के मुझे 500 रुपए मिले. कंसिडरेशन मेरे डिजायर से मूव होने वाला है फ्रॉम योर साइड टू मी. मैंने डिसाइड किया है कि इस बॉटल का मुझे कितना पैसा चाहिए. इट इज मूविंग एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. बट देखो, समटाइम्स कंसिडरेशन कैन ऑल्सो मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसी, जिसके लिए बहुत फेमस केस लॉ है, चिनैया वर्सेस. So sometimes it may happen that the consideration is also moving at the desire of the promisee or some other party who is not a contracting party. Consideration executed भी हो सकता है, executory भी हो सकता है. Consideration can be past, present or even future. Consideration need not be adequate. ओके हो सकता है एक्चुअली ये वाटर बॉटल की कीमत 700 रुपए है, बट मेरी मर्जी है कि मुझे ये वाटर बॉटल 700 में नहीं 500 में ही बेचनी है. क्या लॉ मेकर मुझे कहेगा क्या मैम ऐसे कैसे 700 की बॉटल आप 500 में बेच रहे हो? अरे बोलो ना. इट्स नॉट नेसेसरी दैट द कंसिडरेशन शुड बी एडिक्वेट. आपको जितना मांगना है आप ये वाटर बॉटल के लिए मांग सकते हो. आई कैन ऑल्सो डिमांड ओनली ₹10 for this water bottle. मेरी water bottle, मेरी मर्जी, मेरा मन. Consideration need not be adequate, but of course it has to be of some value. 10 रुपए is some value because consideration का होना जरूरी है. Consideration must not be of something that a person is legally bound to perform. अगर लीगली कुछ करना आपकी जिम्मेदारी है, वही चीज करने के लिए आप कंसिडरेशन नहीं मांग सकते. कंसिडरेशन जैसे कि एफआईआर को लॉन्च करना एक पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है, उसी को लॉन्च करने के लिए वो आपसे कंसिडरेशन नहीं मांग सकता. कंसिडरेशन मस्ट बी रियल and not illusionary. I will give you 10 lakh rupees if you find treasure by magic. Treasure by magic. Magic is just an illusion. It's not possible. ऐसा consideration valid नहीं है. And consideration must not be unlawful. I will give cocaine for this house. Cocaine lawful है? ऐसा consideration valid नहीं है. इट कैनॉट बी इमोरल. याद कीजिए, पति पत्नी और वो, हाँ या ना. कोर्ट कभी कभार कुछ चीजों को इमोरल रिगार्ड करता है, तो ऐसा कुछ कंसिडरेशन नहीं हो सकता है. तो वो ने पत्नी को कहा तू पति से डिवोर्स ले, मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा. तो ये जो कंसिडरेशन है फॉर टेकिंग अ डिवोर्स इज इमोरल इन नेचर एंड इट कैनॉट बी ऑपोज्ड to public policy. क्या आप मुझे बता सकते हो what do you mean by privity of contract? Stranger to a contract cannot sue upon it. वापस से बोलो तो. Stranger to a contract cannot sue upon it. तो
अगर आपको केस फाइल करना है, यू शुड बी द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी. Only the contracting parties can file a case against each other. Stranger to a contract cannot file a case upon it. But वो लॉ ही क्या लॉ है जिसके कोई एक्सेप्शंस ना हो. जहां एक साइड पे हमने प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जनरल रूल बनाया है, उसी के नीचे हमने डाल दिया है उसके एक्सेप्शंस. मतलब इन एक्सेप्शंस में क्या स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट भी केस फाइल कर सकता है? 1. In case of a trust, this trustee, though is not a contracting party, can file a case. या तो अगर ट्रस्टी पार्टी है, उस ट्रस्ट का जो बेनिफिशियरी है, दैट बेनिफिशियरी कैन फाइल अ केस. दादाजी और पोता, पोता माइनर है. दादाजी ने कहा अगर ये माइनर है और इसी के माइनॉरिटी के बीच मुझे कुछ हो गया, मेरी सारी प्रॉपर्टी इस बच्चे की होगी जो बालक है, बट जब तक ये मेजर नहीं बन जाता, ये ट्रस्टी मेरे ट्रस्ट में ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा ऑन बिहाफ ऑफ दिस माइनर चाइल्ड. कल जाके माइनर अगर मेजर बन गया, क्या वो ट्रस्टी के अगेंस्ट केस फाइल करके प्रॉपर्टी अपने नाम पे ले सकता है? हाँ या ना? कॉन्ट्रैक्ट हुआ था दादाजी और ट्रस्टी के बीच में, बट ये बालक केस फाइल कर सकता है. इन केस ऑफ अ फैमिली सेटलमेंट, दादाजी, बड़े पापा, पापा, छोटे पापा, क्या तुम्हें याद है? सो फैमिली सेटलमेंट ऑब्वियसली जो राइटिंग में की गई है बिटवीन ओरिजिनल फैमिली मेंबर्स. किसी की अगर डेथ भी हो गई है तो बाकी के पार्टीज जो है वो केस फाइल कर सकते हैं. इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, फीमेल मेंबर्स जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मैरिज एक्सपेंसेस के लिए डिमांड कर सकते हैं. इन केस ऑफ अ पार्टीशन ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. इन केस ऑफ अरेंजमेंट्स, जैसे करीना कपूर एंड करिश्मा कपूर ने आपस में एक अरेंजमेंट बनाई थी जहां हर महीने 50-50 हजार बबीता कपूर के नाम पर ट्रांसफर कर रहे थे. तो अगर कल जाके उन्होंने पैसे ट्रांसफर करना बंद कर दिया, बबीता कपूर कैन फाइल अ केस अगेंस्ट करीना एंड करिश्मा कपूर. एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल. सो प्रोमिसर अगर अपने कंडक्ट से एक्नॉलेज करता है हिमसेल्फ एज एन एजेंट ऑफ अ थर्ड पार्टी, it will result into a binding obligation towards the third party. Covenant मतलब a condition running with land. Mr. Bean का एग्जाम्पल याद कीजिए. ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर बीन के बीच में हुआ था, बट नाउ ही सबलीज द प्रॉपर्टी टू एमा. तो गवर्नमेंट जो है एमा से भी वो पैसे एन्यूटी जो है वो कलेक्ट कर सकता है, बिकॉज इट वॉज अ कोवेनेंट अटैच्ड रनिंग विद द लैंड. और जहां तक प्रिंसिपल और एजेंट की बात है, एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है. करेगा एजेंट, भरेगा प्रिंसिपल. हाँ या ना? और एक लास्ट टॉपिक है आज के लिए जो बात करता है अबाउट एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल ऑफ नो कंसिडरेशन, नो. हाँ या ना? हाँ, पास्ट में जो आपने टाइम पास के लिए, जिसमें आपको गिफ्ट में, अब आप क्या करोगे बेल को? एजेंट के द्वारा चैरिटी में. हाँ या ना? वेरी गुड. वनीता एंड मार्टिन वेल्सन. ओके. एंड यश मार्शिन. ओके. नेचुरल लव एंड अफेक्शन. तो अगर दो पार्टीज है जिनके बीच में है नेचुरल लव एंड अफेक्शन and they stand in a near relationship to each other and the contract is in writing and it is registered under law, then such a contract can be enforceable. Parties के बीच में natural love and affection होना जरूरी है, contract writing में होना जरूरी है,
it should be registered and they should stand in a near relationship. Compensation for past voluntary services. Past में आपने कुछ काम किया है जिसके लिए आज आपको कंसिडरेशन दिया जा रहा है. गोवा में गए थे, बच्चा डूब रहा था, आपने उसको बचा लिया, उसके बाद आपको कंसिडरेशन ऑफर किया जा रहा है. इट विल बी अ वैलिड कंसिडरेशन. प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट. एक बार डेट टाइम बार्ड हो जाता है, इट्स वॉइड. मतलब अब कानून के हिसाब से वो नजर नहीं आ रहा है. इट्स नल. मतलब कभी कुछ डेट हुआ ही नहीं था, नल है. बट आज आप राइटिंग में दे रहे हो कि मैं वो पैसा आपको देना चाहता हूं. जो डेट कभी था ही नहीं उसको आप देने का आज वादा कर रहे हो. लॉ के हिसाब से देखो, हाँ, कानून के आंखों से. तो अब फिर तो हम सोचेंगे कि आप पैसे दे रहे हो तो हमको कुछ देना पड़ेगा. हमको देने की जरूरत नहीं है. ये एक्सेप्शन है. टाइम बार्ड डेट को देने के लिए अगर आप प्रॉमिस करते हो राइटिंग में साइन करके, तो वापस से कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं. There is no consideration necessary to create an agency. There is no consideration necessary to create an agency. However, once an agency is created, later on consideration flows from the principal to the agent in the form of commission, and from the agent to the principal in the form of services being rendered. Gift given does not require consideration. Gift given does not require consideration. However, promise to give a gift is not valid in nature. Bailment में one party is transferring the possession of the goods to another person for a particular purpose. जैसे ही पर्पस कंप्लीट हो जाता है, गुड्स को वापस से रिटर्न किया जाता है. बेलमेंट में अगर कंसिडरेशन ना भी है तो भी चलेगा. एंड चैरिटी. तो अगर आपने चैरिटी दे दी है, चैरिटी गिवन डज नॉट रिक्वायर कंसिडरेशन. हाउएवर, अ प्रॉमिस टू गिव अ चैरिटी इज नॉट वैलिड. बट अगर आपके प्रॉमिस के बेसिस पे कुछ लायबिलिटी इनकर की गई है, तो जितनी लायबिलिटी इनकर हुई है उतना पैसा आपसे रिकवर किया जा सकता है. हाँ या ना? सो एक बार आप बता सकते हो ऑल द 7 पॉइंट्स विच आर एक्सेप्शंस टू नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट. बोलो ना. नेचुरल लव एंड अफेक्ट, कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस, promise to pay a time barred debt, completed gift, bailment, agency, charity. तो ये 7 पॉइंट्स है जहां पे अगर कंसिडरेशन ना भी है तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. So this is all about unit number 1 and unit number 2 of the Indian Contract Act 1872. एक बार जोरदार ताली आप सब लोगों के लिए. So successfully we have completed the first and the second unit today. Tomorrow we will be continuing with unit number 3 and 4. अगर हुआ तो 5 भी हम करेंगे. Let's see according to the time that we have tomorrow. So thank you all so much. See you all tomorrow. Bye bye. स्टॉप कर दिया मैंने.